नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। नगर परिषद कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य को लेकर जंक्शन चूना फाटक के नजदीक कई मकानों को लाल स्याही से चिन्हित किया है। वहां रह रहे लोगों ने प्रशासन से मकान नहीं तोड़ने की गुहार लगाई है। नगर परिषद अधिकारियों ने बुधवार को जंक्शन में चूना फाटक के नजदीक वार्ड 50 में सिंचाई विभाग की ओर से नगर परिषद को हस्तांतरित की गई भूमि पर मकान बनाकर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर उन पर लाल निशान लगाए गए। नगर परिषद कर्मचारियों को मकानों पर लाल निशान लगाते देख यहाँ रहने वाले परिवारों की महिलाओं की रुलाई फूट पड़ी। महिलाएं अधिकारियों व कर्मचारियों के सामने रोते हुए उन्हें बेघर न करने की दुहाई देने लगी, लेकिन लाल निशान लगाने के बाद परिषद अधिकारियों ने यहाँ रह रहे लोगों को नोटिस थमा 1 अगस्त तक मकानों को खाली करने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा कि अगर उन्होंने खुद मकान खाली नहीं किए तो उनके मकान जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के सामने रोते हुए बेघर न करने की बात कह रही महिलाओं ने यहीं दफन हो जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई इन मकानों से उठाएगा तो वे नहीं उठेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। शशिबाला नाम की एक महिला ने रोते हुए कहा कि उसका पति विकलांग है, वे उसे लेकर कहां जाएं। नगर परिषद कर्मी निशान लगाकर चले गए और कह रहे हैं कि कुछ नहीं देंगे, मकान खाली कर दो। पेंशन मिलती है, उससे परिवार का गुजारा हो रहा है, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। उन्होंने मांग की कि हमें इसी जगह रहने दिया जाए। गरीब परिवार के इन लोगों ने बताया कि वे घरों में झाड़ू पोछा लगाकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे हालात में नगर परिषद ने बेघर कर दिया तो वे मकान बनाने के लिए प्लॉट कहां से खरीदेंगे तथा बेटियों की शादियां भी कैसे करेंगे। उनका कहना था कि वे पिछले 40 सालों से यहीं रह रहे हैं। आज नगर परिषद के अधिकारी मकान खाली करने की बात कह रहे हैं, मगर इस हालात में वे छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएं। कोविड-19 के चलते उन्हें कोई रहने की जगह नहीं देगा। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि उसका बेटा दिव्यांग है, वह खुद इधर उधर रोटी मांग कर गुजर बसर कर रही है, कहीं और रहने की जगह नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकते। वार्ड के एक नागरिक ने बताया कि दिहाड़ी मजदूरी कर अपना मकान बनाया था। नगर परिषद ने कहा कि 1 अगस्त तक मकान खाली नहीं किए तो वे मकानों को तोड़ देंगे। लोन उठाकर मकान खड़े किए। सभी परिवार दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, किसी के पास दोबारा मकान बनाने का पैसा नहीं है। गरीब परिवार के इन लोगों का कहना था कि उन्हें बेघर करने से पहले अन्यत्र कहीं बसाया जाए ताकि वे अपने बच्चों को किसी छत के नीचे लेकर अपना जीवन यापन कर सकें। आज मेरा निशान लगा के गए। मेरा आदमी है नहीं सरकार। मैं तो 50 साल से मैं तो ब्याह के इसी घर में आई। हाँ, मेरी तो शादी इसी घर में हुई, तो मैं तो सोचती हूँ मेरा तो यही घर बचना चाहिए। एक खाली करो, शान भी लगा के कुछ भी करो, हमारे साथ मतलब हमारी मदद करो। मामला ये है जी, हमें 70 सालों से इस जगह में रह रहे हैं और नगर पालिका हमें उठाने पे तुली हुई है और चेयरमैन साहब के पास भी गए थे हम, वो उन्होंने भी हमें जवाब दे दिया। हम कहाँ जाएं फिर? और ये घर इस कोरोना काल में हम कहाँ पे जाके बच्चों को लेके बैठेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, इतनी बारिश हो रही है, वो तो कह रहे खाली करो, बस खाली करो। पर कहाँ से खाली कर देंगे हम? हमारे पास क्या है जो हम खाली कर दें? उन्होंने तो बोल दिया, ऐसे बोल दिया जैसे कोई कीड़े मकोड़े है, भी निकाल दो इनको। ऐसे कैसे चले जाएं हम? मैं बहुत पुरानी 50 सालों से बैठी हूँ यहाँ और का नाम विकलांग आदमी मैं कहाँ लेके जाऊँ, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया। और सवेरे आए कि 9 बजे हमारे नगर पालिका वाले आए कि हमारे निशान लगाएंगे। मैं अपना विकलांग आदमी लेके कहाँ जाऊँ बताओ। तो मेरे को जहाँ में बैठे हैं ना, मेरे को बैठा रहने देंगे कि 1 तारीख तक आप खाली करो। हाँ, 1 तारीख तक खाली करो, नहीं तो तोड़ देंगे आप। यहाँ तो कौन 70 सालों से रह रहे हैं। हाँ, बहुत सालों से रह रहे हैं। जो पिछड़े परिवार है ये कम से कम 40 सालों से मैं देख रहा हूँ। यहीं जो दिहाड़ी मजदूरी है, गरीब है, सफाई कर्मी, ये यहाँ पिछले 50 साल इनको ना तो कोई नोटिस दिए गए हैं और कोरोना काल के अंदर सीधे निशान लगाकर इनको उजाड़ने का काम जो कर रही है सरकार, ये गलत है। इनको कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाना ताकि ये परिवार जो है गरीब परिवार है, सभी है, इनके पास 35-40 साल पुराने राशन कार्ड भी हैं, बिजली के बिल भी हैं, सभी जो भी डॉक्यूमेंट है इनके पास। हाँ, नगर परिषद द्वारा, क्योंकि यह पहले जो भूमि थी ये पहले मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट की थी, नगर परिषद को ट्रांसफर हो चुकी है। ये वार्ड नंबर है 50। अभी देखते हैं, अभी विधायक जी को अवगत करवाएंगे, सभापति साहब से मिलेंगे। गरीब परिवार है, इनको कहीं ना कहीं आप विस्थापित करने का, क्योंकि कोरोना काल में आपको पता ही है क्या इस टाइम सारे देश में क्या महामारी जो फैल रही है, कितनी विकट स्थिति है, एक पैसा नहीं है आदमी के पास। अब ये परिवार कहाँ जाएंगे? गरीब परिवार है। आज जो 20 बीघा जमीन जो सिंचाई विभाग से जो नगर परिषद को हस्तांतरित हुई थी, वो 20 बीघा जमीन है, उसी का ये पार्ट है जिसमें ये लोग अवैध तरीके से काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। तो इन लोगों के जो रह रहे हैं यहाँ पे, इन लोगों ने आगे सबलेट करके इन मकानों को किराए पे दे रखा है।
और वो खुद जिन्होंने कब्जा कर रखा है वो उनमें से ज़्यादातर लोग हैं नहीं यहाँ पे। और कुछ लोगों के यहाँ पे 2-2 मकान हैं, तो एक में यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने कब्जा कर रखा है और रह कहीं और रहे हैं, आगे किसी को किराए पे दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है, आज हमने निशान लगाए हैं इस बाबत, उनको टाइम भी दिया कि खाली करें, अपनी जगह जहाँ पे वहाँ पे जाओ। बुधवार को पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध बायोडीजल की तस्करी पर अंकुश लगाने की मांग की गई। जिले में अवैध डीजल की तस्करी बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर क्षेत्र के पेट्रोल पंप संचालकों ने बुधवार को हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पेट्रोल पंप संचालकों का कहना था कि जिले में डीजल का मूल्य समीपवर्ती जिलों राज्यों से अत्यधिक ज्यादा है। इसके कारण बायोडीजल व अवैध नकली डीजल की बिक्री चरम पर है। इसके बावजूद प्रशासन, रसद विभाग, पुलिस प्रशासन, सेल टैक्स विभाग, विधि माप विभाग, जीएसटी रेंज की ओर से इनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन डीजल तस्करी व अवैध बायोडीजल बिक्री पर रोक लगाने के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले का पेट्रोल पंप व्यवसाय मरणासन स्थिति में है। अवैध नकली डीजल की तस्करी व बिक्री से राज्य को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके विरोध स्वरूप हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की ओर से 1 अगस्त से जिला प्रशासन, पुलिस, वाणिज्य कर विभाग, रसद विभाग व अन्य सरकारी विभागों के वाहनों को उधार स्वरूप डीजल पेट्रोल की बिक्री बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से प्रतिदिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर रहकर विरोध दर्ज कराएंगे। इस दौरान किसी भी वाहन चालक को डीजल पेट्रोल की बिक्री नहीं की जाएगी। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए चिकित्सा विभाग के वाहनों को इस विरोध से अलग रखा जाएगा। इस मौके पर एसोसिएशन अध्यक्ष अरविंद झोरड़, दीपक गोयल, राम स्वरूप, लीला, मुश्ताक जोया, महेंद्र कुमार, अश्विनी बजाज सहित अन्य पेट्रोल पंप संचालक उपस्थित थे। जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है कि राजस्थान में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बिकता है। वेट की दरें अधिक होने के कारण पंजाब व हरियाणा से बेहद भारी मात्रा में तेल माफियाओं के द्वारा तस्करी कर गांव-गांव, गली-गली, ढाणी-ढाणी में बेचा जा रहा है। कल ही नौहर में और एक पीड़ीबंगा में 60,000 लीटर अवैध डीजल प्रशासन के द्वारा जब्त किया गया है। इसके विरोध स्वरूप हमने ये निर्णय लिया है कि आगामी 1 अगस्त 20 से सरकारी वाहनों में डीजल उधार नहीं डालेंगे, बिक्री ही की जाएगी। सरकारी वाहनों को सिर्फ चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर भी सरकारी विभाग में बंद रहेंगे। चिकित्सा प्रशासन को पहले की तरह निर्बाध आपूर्ति की जाएगी। 4 से 6 बजे तक हम विरोध स्वरूप टोकन रूप में कार्रवाई अपना काम स्थगन रखेंगे, जिसके दरमियान हम किसी ग्राहक को डीजल पेट्रोल की आपूर्ति नहीं करेंगे। हनुमानगढ़ जिले के अंदर अवैध डीजल, बायोडीजल जो है गले से बिक रहा है, क्योंकि नकली डीजल है। ये केमिकल के रूप में आता है। अभी कल भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर 2 गाड़ियां 60,000 लीटर डीजल, नकली डीजल पकड़ा गया है, जिनके पास की एक केमिकल का बिल था और वो हूबहू डीजल से मिलता जुलता। इसकी हम जांच करें, जो पेट्रोल पंप वाला जांच करता है, जितनी जांच पेट्रोल वाला कर सकता है, वो उसमें डीजल की नॉर्म्स पूरे होते हैं। वो बिक्री के लिए आया था हनुमानगढ़ जिले के अंदर, जो कि पकड़ा गया है। ऐसे ही ये तो 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, अवैध पिकअप और गाड़ियां, पता नहीं कितनी गाड़ियां आ रही हैं, जिसके अंदर राजस्थान राज्य को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। यहाँ पे जो पंपों की बिक्री है बिल्कुल मरणासन स्थिति में आ गए हैं, बिल्कुल घट गए हैं। पंप की बिक्री ना के बराबर हो गई है। प्रशासन जो है अपना आंख मूंद के बैठा है। हर एक जगह, हर एक गाँव में प्रशासन को पता है कि यहाँ नकली डीजल या डीजल बिक रहा है, फिर भी उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं कर रही। प्रशासन आंख मूंद के बैठा हुआ। बिल्कुल सिर्फ प्रशासन को जगाने के लिए ही हमने ये कार्रवाई हम कर रहे हैं। हम प्रशासन को उधार डीजल पंपों के ऊपर हमने उधार डीजल, पुलिस का, प्रशासन का, सबका बंद कर दिया है 1/8/2020 से। और सिर्फ विरोध टोकन स्वरूप हम अपने पंपों के ऊपर शाम को 4 से 6 बजे तक 1 अगस्त 2020 से हम इसकी सेल है, जो सारे पंप, पूरे जिले के पंप 4 से 6 अपनी बिक्री बंद रखेंगे। आवासीय कॉलोनी में संचालित श्रम कल्याण कार्यालय को अन्यत्र शिफ्ट करवाने की मांग को लेकर सिविल लाइन सोसाइटी के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
श्रम कल्याण विभाग कार्यालय को आवासीय कॉलोनी से अन्यत्र शिफ्ट करवाने की मांग को लेकर बुधवार को न्यू सिविल लाइन वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि श्रम कल्याण विभाग का कार्यालय वर्तमान में आवासीय कॉलोनी सिविल लाइन डी ब्लॉक के मकान नंबर 59 में संचालित किया जा रहा है। इस दफ्तर के सामने आए दिन श्रमिक संगठनों द्वारा जुलूस व धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। धरने प्रदर्शनों के दौरान कॉलोनी में निवास कर रहे बाशिंदों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने प्रदर्शनों के समय श्रमिकों द्वारा की जाने वाली नारेबाजी व बेतरतीब खड़े वाहनों से कॉलोनी वासियों का जीना मुश्किल हो गया है। सोसाइटी अध्यक्ष ब्रिजमन मूड ने बताया कि इस समय कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव केस चल रहे हैं, इससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ आए दिन होने वाले धरना प्रदर्शनों में शामिल महिलाएं व पुरुष कॉलोनी में इधर उधर खड़े रहते हैं। इसके कारण कॉलोनी की महिलाओं व बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ज्ञापन में श्रम कल्याण विभाग कार्यालय को जल्द से जल्द अन्यत्र किसी सरकारी कार्यालय में शिफ्ट करवाते हुए कॉलोनी वासियों को राहत प्रदान करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सांबरमल, मनोज कुमार, विक्रम सिंह सहित अन्य कॉलोनी वासी मौजूद थे। हमारे सिविल लाइन में डी ब्लॉक में जो है तो सर्वे विभाग का ऑफिस खुला हुआ है। वहाँ पास से लेडीज जेंट्स जो भी आते हैं उनके बैठने उठने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वैसे खड़े खड़े पेशाब करते रहते हैं। घर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। फिलहाल जो है उसके अंदर कोरोना आया हुआ बंद पड़ा है। हम ये चाहते हैं कि कोरोना जैसे खत्म हो, जैसे ऑफिस खुले तो वो यहाँ कॉलोनी कलेक्टर को उसको शिफ्ट कर दिया जाए। हमारे वहाँ से सिविल लाइन से उसको हटाएगा। तो हमने इसका कलेक्टर साहब को और ADM साहब को ज्ञापन दिया है और इसके इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जैसे ऑफिस खुलेगा हम ऐसे उसको स्थानांतरित कर देंगे। हमारे आए दिन वहाँ पे भीड़ भड़ाका रहता है, खूब छोटे बच्चे खेलते हैं, दिक्कत होती है हमको बहुत ज़्यादा। कल परसों कोरोना पॉजिटिव आ गया वहाँ और आए दिन वहाँ पे हड़ताल वगैरह लोगों जो नारे लगते रहते हैं। कई बार कह दिया प्रशासन भी सुन नहीं रहा। डी ब्लॉक 60 के अंदर मकाना 59 के अंदर ये श्रम विभाग का कार्यालय बना हुआ है। तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ भड़ाका रहता है, उसके समय परेशानी होती है। हाँ पहले 2-3 बार करवाया, काफ़ी दिक्कत हो रही है अभी, तो वहाँ से हटवाना चाहते हैं वहाँ पे उसको। आज कलेक्टर साहब के पास में ADM साहब सर ने आश्वासन दिया है कि यहाँ कार्रवाई होगी करके जल्द से जल्द। स्टेडियम में खेलों का अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों ने स्टेडियम के चतुर श्रेणी कर्मचारी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में शारीरिक अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों को बेवजह परेशान करने के विरोध में बुधवार को कुछ खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन से मिलकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। खिलाड़ियों के कोच ने बताया कि स्कूल के कई खिलाड़ी आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग जंक्शन में राजीव गांधी स्टेडियम में करवाई जा रही है। पिछले साल से स्टेडियम की देखरेख करने वाले चतुर श्रेणी के कर्मचारी द्वारा कथित रूप से खिलाड़ियों को परेशान किया जा रहा है। खिलाड़ियों का आरोप है कि बुधवार सुबह चतुर श्रेणी कर्मचारी ने किसी अज्ञात को बुलाकर रनिंग कर रहे खिलाड़ियों को धमकाया और बिना रसीद या प्रमाण के 200 रुपए के चालान काट दिए। खिलाड़ियों का कहना है कि चालान काटने वाला व्यक्ति कौन था यह चतुर श्रेणी कर्मचारी जानता है। खिलाड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए रनिंग कर रहे थे। खिलाड़ियों ने बताया कि वहां अन्य खिलाड़ी भी आते हैं, लेकिन पक्षपात कार्रवाई अपनाते हुए रनिंग कर रहे खिलाड़ियों को ही बेवजह परेशान किया जा रहा है। खिलाड़ियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप ग्राउंड में खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले चतुर श्रेणी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर आज सुबह हम जैसे ग्राउंड आए सर, सुबह सर बच्चों की आज क्रॉस कंट्री थी, तो मैंने कहा सर आप बच्चे सभी क्रॉस कंट्री चले जाओ। बच्चे क्रॉस कंट्री करके आए, उससे पहले एक SI की गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने कहा कि आपके बच्चों के मास्क नहीं है। तो मैंने कहा सर ये रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम जाता है फिर तो बच्चे बेहोश हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप इनको जाने दो। उन्होंने जाने दिया, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं आप वही मास्क रखो। उसके जस्ट 15 मिनट बाद एक गाड़ी आई, जीप आई, उसमें पता नहीं कोई अधिकारी थे, वो अधिकारी बता रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि इनका चालान काटो। तो बताने लगे कि चालान काट दिया हमारा 3 बंदों का तो मैं चालान काटूंगा ही काटूंगा। और हमारे गेम का ही चालान काटा, जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं बच्चों का मतलब चालान काटा और किसी का नहीं काटा। बास्केटबॉल वाले खेल रहे थे उनका नहीं काटा, और जो बुजुर्ग गणमान्य लोग होते हैं उनका चालान नहीं काटा, हमारा ही चालान काटा सिर्फ। और आए स्टेडियम में 4th ग्रेड है वहाँ पर, और आए दिन हमें परेशान करते रहते हैं कि कटाओ नहीं तो मैं तुम पर कार्रवाई करूंगा, तुमको स्टेडियम नहीं जाने दूंगा। और सर सबके लिए एक ही नियम होना चाहिए, सबसे बड़ा मेन बात ये है। बच्चे और भी हैं, बच्चे हम भी हैं। जब हम सब लोगों के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, कम से कम भी हमने 15 लड़के सिलेक्ट करा चुके हैं और गरीब घर के बच्चे हैं। आप बोल रहे हैं कि आपको मुझे 4 दिन चाहिए, दिन में आपका जो भी है तो कार्रवाई के ऊपर पूरा जो भी कार्रवाई होगी उनके ऊपर, टेंशन ना करें। आपको 4 दिन के अंदर मैं रिपोर्ट दे दूंगा। हनुमानगढ़ से राजीव गांधी स्टेडियम है, वहाँ से आज अज्ञात व्यक्ति आए थे 3 जने, पालिका के मजिस्ट्रेट बता रहे थे अपने आप को।
उन्होंने 200 रुपये का चाटा है 3 मेरे दोस्तों का चला। उस पर उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे दोस्त जो हम थे आउट ऑफ कंट्री रनिंग करके ही आए थे, अभी हमने कोई एक्सरसाइज नहीं करी थी, रुके ही थे। इतने में आकर उन्होंने 3 जनों का बुला के पर्ची काट दी। सर पर्ची काट दी ना, उन्होंने हमारे को रसीद दिया ना ही कुछ दिया। उन्होंने हमें धमकाया कि अगर नहीं किया तो तुम्हें स्टेडियम से निकाल देंगे, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। ठीक है सर। उसके बाद अभी 10-10:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि अपना 200 रुपये दे के जाओ, रसीद ले जाओ। सर उसके बाद सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी इसलिए हुई क्योंकि बास्केटबॉल के खिलाड़ी टी-शर्ट उतार के खेल रहे थे गेम। हमने उनको कहा कि सर हमने मास्क नहीं लगाया, आपने चालान काट दिया। वो तो उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया और टी-शर्ट भी नहीं पहना। सर उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। सर हम कलेक्ट्रेट में आए, कलेक्टर साहब से मिलने। मैं ये मांग है सर हमें जो भी हमारी ये समस्या है उसको हल कर दिया जाए। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नगर परिषद द्वारा टाउन धानमंडी से सोमवार को हटाए गए अवैध कब्जों से कई निर्धन परिवार के लोगों का आशियाना छिन गया। पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन से मकान उपलब्ध करवाने की मांग की है। टाउन धानमंडी में नगर परिषद की ओर से खांचा भूमि से अतिक्रमण हटवाने के बाद कई परिवार सड़क पर आ गए। इन परिवारों के सदस्यों का कहना है कि नोटिस दिए बगैर नगर परिषद ने उनके मकान तोड़ दिए। सभी परिवारों के सदस्य दिहाड़ी मजदूरी कर अपना परिवार का पेट पालते हैं। परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कब्जे हटवाने के बाद उनके सर पर छत नहीं रही। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर ही गुजर बसर करना पड़ रहा है। मकान टूटने से बेघर हुए मदद अली ने बताया कि उनके परिवार में 15 सदस्य हैं। उनकी 7 बेटियां हैं जबकि 3 बेटे हैं। वह पिछले 4 दशकों से गौशाला में काम कर रहा है। यहाँ रहते हुए उन्हें 5 दशक से भी ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है। उसकी बेटियां घरों में साफ सफाई का काम कर अपना व परिवार का भरण पोषण करती हैं। नगर परिषद ने अचानक ही बिना नोटिस दिए उनके मकान तोड़ दिए। इससे मजबूरन उन्हें सड़कों पर रहना पड़ रहा है। गौशाला उन्हें सुरेशिया में क्वार्टर दे रही है, लेकिन वे टाउन इलाके की गौशालों में काम कर अपना गुजारा करते हैं। परिवार की इतनी आमदनी नहीं है कि रोजाना सतीपुरा से आना जाना कर सकें। ऐसे में उन्हें मजबूर होकर टाउन में ही किराए के मकान में पलायन करना पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे किराए के मकान का और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वहन नहीं कर सकते। मदद अली की बेटियों का कहना है कि नगर परिषद ने 1 सप्ताह पहले उनका मकान तोड़ दिया।
मकान तोड़ने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया। जेसीबी मशीन उनका घर तोड़ रही थी तो उनकी पालतू बकरियां मलबे तले दबकर मर गई। हजारों रुपयों का सामान मलबे तले दबने से खराब हो गया। अब उनके रहने का कोई माकूल इंतजाम नहीं है। नगर परिषद कर्मचारियों ने उन्हें सड़क पर सोने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। उनका कहना है कि जब चुनाव का समय आता है तब जनप्रतिनिधि वोट मांगने उनके बीच आ जाते हैं, लेकिन अब उनकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। वहीं एसटीपी की भूमि से नगर परिषद ने डेरे को तुड़वा दिया। इस पर डेरे में आने वाले श्रद्धालुओं ने आपत्ति जाहिर करते हुए नगर परिषद पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। श्रद्धालुओं ने कहा कि पिछले 50 वर्षों से इसी जगह पर बाबा गोरखनाथ की समाधि बनी हुई थी। लोग यहाँ हर सप्ताह माथा टेकने आते थे। नगर परिषद ने बिना नोटिस दिए डेरे को तोड़ दिया और डेरे का सामान भी मलबे तले दब गया। मैं इतने 50 साल तो बैठा हाँ, मेरे 3 वारी पहला तोड़ दिते इन्हें, मैनू कोई चीज नहीं देंदे पे। एक टमाटर दिता इन्हें मैनू, उहदे च मेरे बच्चों का गुजारा नहीं होंदा। वो टमाटर आपदा रख लेन, मैनू खाली जगह दे देन। मैं गौशाला का कर्मचारी हाँ 40 साल तो, मेरा घर का काम नहीं है, मैं नौकरी करना गौशाला की, बाजार दियां गाइयां चोरना ते टाइम पास करना और मेरा कुड़ियां का साथ हैगा। मैनू इत्थे ही जगह दे देन, थोड़ी देन ज्यादा देन, मैनू इत्थे जगह दे देन, मैं आधा रोजगार चला लवां। तेरे बच्चे ने 10 साल काम करना, कुड़ियां घर काम करती हैं, अस बाजार गाइयां चोरने, गौशाला दी गाइयां चोरने। मैं 40 सालों तो कर्मचारी हाँ गौशाला का। 20,000 ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਬੈਠ ਦੀ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਪਿਆ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਲੈਣਗੇ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਾਈਆਂ ਚੋਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਗਰੀਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਗਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈਏ ਬੈਠ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। आए तोड़न लग गए, किसी का बच्चा मर जाता, कोई जानवर मर गया, सोचा ही नहीं इन्होंने। ये डेरा है मंगलनाथ जी का और इसमें कम से कम 55-70 साल का डेरा है ये जी। ये सरकार ने इसके पास कागज भी है, सारा की भी है, लेकिन ये डेरा ना गलत तोड़ा है सरकार ने। ये सरकार का मंदिर डेरा, ये तोड़ने का क्या हक है? घर तोड़ो, जमीन तोड़ो, ये कोई सड़क में नहीं आता है। ये डेरा है, ये गलत तोड़ा है जी। नाथों का डेरा है और ये गलत किया जी। यहाँ पे बाबा तो है नहीं, हम आते जाते थे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अपना शांति मिलती है थोड़ी बहुत, जो भी है। हाँ, सिर का बोझ हल्का होता है, थोड़ा बहुत भी जो भी हो। रहते हैं यहाँ पे गुरु महाराज अपने, बढ़िया था जो भी था। फोड़ने वाले घने मकान पड़े, घने अमीर है, बिना फोड़ दाव मजा। मैं तो कहूँ दोबारा बढ़ना चाहिए। यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे यातायात नियम जागृति अभियान के तहत बुधवार को टाउन में दुकानदारों को पंपलेट वितरित किए गए। यातायात पुलिस ने बुधवार को टाउन में यातायात नियम जागृति अभियान के तहत आमजन को पंपलेट वितरित कर चालान की दरों में की गई बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी। यातायात पुलिस कर्मचारियों ने हिसारिया मार्केट के नजदीक दुकानदारों व वाहन चालकों को पंपलेट बांटे। इस दौरान यातायात पुलिस कर्मियों ने बताया कि 8 जुलाई से सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार चालान जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की ओर से मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माना संशोधन कर इसे 8 जुलाई से लागू कर दिया गया है। बिना हेलमेट पूर्व में 100 रुपए जुर्माना वसूल किया जाता था, जो बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए 3 सवारी बैठाकर दोपहिया वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट व बिना कागजात के वाहन चलाने वालों को भारी जुर्माना राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यातायात पुलिस ने दुकानदारों व वाहन चालकों को पंपलेट बांटकर हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, तेज गति से व शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की। दुकानदारों व वाहन चालकों ने पुलिस के इस अभियान को सराहनीय बताते हुए कहा कि पहले जुर्माना राशि कम थी तो लोग नियमों की उल्लंघना ज्यादा करते थे, अब जुर्माना राशि बढ़ा दिया जाने से लोग नियमों का सख्ती से पालन करेंगे।
8 जुलाई 2020 से राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है और संशोधन किया गया है। पहले कम जुर्माना था, अब उसको बढ़ाया गया है क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। कुछ लोग पालना कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। आज श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें लोगों को नए नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग यातायात नियमों की पालना करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। जो पहले वाला जुर्माना था बिना हेलमेट का, वो 100 रुपये था, अब बढ़ाकर उसको 1000 किया गया है और बिना सीट बेल्ट का 100 रुपये था, उसको 1000 किया गया है। बिना लाइसेंस जो पहले 1500 था उसको 5000 किया गया है। इस प्रकार अन्य जुर्माना राशि भी बढ़ाई गई है विभिन्न दरों में। लोग ट्रैफिक नियमों की पालना करें, दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाएं, चौपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगा कर ही वाहन को चलाएं, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, 3 सवारी नहीं बिठाएं मोटरसाइकिल पर। ट्रैफिक पुलिस वालों के आज जो भी अभियान चलाया गया है वो बहुत ही अच्छा है और जिस तरह पंपलेट बांटे गए हैं मार्केट के अंदर और पहले जैसे राशि कम थी, जुर्माना राशि बहुत कम थी तो लोग समझते नहीं थे, 100-200 कुछ तो समझते नहीं थे। तो अभी जो राशि उन्होंने बढ़ाई है तो उससे देखते हुए सब पालना भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। और जो भी अभियान चलाया है हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत अच्छा है और हम तहे दिल से उनके साथ हैं और खुद भी पालना करेंगे और करवाएंगे भी। तो कोरोना के लिए उन्होंने सब अभियान चलाया वो भी बहुत अच्छा है। कोविड-19 के लिए सुरक्षित रहें, घर पे रहें और मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें, बार बार अपना हाथ धोएं और जो भी अभियान चला रहे हैं बहुत ही अच्छा चला रहे हैं। हम बिल्कुल साथ हैं इनके और आशा करेंगे सब अच्छा ही होगा। ग्राम विकास अधिकारियों का जिला परिषद सीओ के खिलाफ चल रहा धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। सीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीओ तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर धमकाने का आरोप लगाते हुए ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि उन्हें धरने पर बैठे आज तीसरा दिन बीत चुका है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी सूद लेने नहीं आया। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को संघ की ओर से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सीओ ने सकारात्मक रुख अपनाने की बजाय जिले में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों तथा तकनीकी अधिकारियों पर दोषारोपण किया। साथ ही मनमाने तरीके से निर्माण कार्यों की गैर तकनीकी कर्मचारियों से जांच करवाने की धमकी देकर उन पर दबाव बनाने की नाजायज कोशिश की। धरने पर नरेश शर्मा, प्रेम कुमार, संतोष स्वामी, ब्रिजलाल चौहान सहित अन्य ग्राम विकास अधिकारी बैठे। आज तीसरे दिन भी जारी, कोई भी अधिकारी जो है वो उनसे वार्ता करने के लिए या नहीं आएगी, हमारी मांग पूरी नहीं की। हमारे जिला स्तरीय जो मंत्रिमंडल था उन्होंने सीओ साहब के सामने एक 7 सूत्री मांग पत्र रखा, जिस पर सीओ साहब ने विचार नहीं किया, बल्कि साथ ही हमारे जो तकनीकी कार्य है उसकी जाँच में गैर तकनीकी अधिकारी जायज़ है। इन सब के विरोध में हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी आज तीसरे दिन भी प्रत्येक पंचायत समिति में करने पर बैठे। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, हमसे वार्ता नहीं होती है तो ये धरना आगे भी जारी रहेगा। हो सकता है ये धरना संभाग स्तर पर या राज्य स्तर पर चला जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले